हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी ऑडिट के लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया था वो था कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल की जाती है। अगर एक बार ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया और उसके बाद अगर किसी कारण से कैजुअल वैकेंसी हो गई उस पोस्ट पे, तो कौन पर्सन उस कैजुअल वैकेंसी को अपॉइंट करके फिल करेगा। ये पढ़ने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब देखो बात समझना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, अब बात को समझना। 2010 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो 2010 में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो कंपनी बनते ही 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर, जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही आपको जो सबसे पहला ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑडिटर। तो कंपनी एक्ट ने क्या बोला कि फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग अलग से प्रोविजंस बना रहे हैं, और कंपनी एक्ट ने वो प्रोविजन बना दिए। फिर बोला कि जो फर्स्ट ऑडिटर है, मान लो 2011 में रिटायर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोविजन में तो लिख रखा है कि जो हमारी फर्स्ट एजीएम होगी उसमें रिटायर होगा, लेकिन में 2010 है तो 2011 में ही होगी फर्स्ट एजीएम। अब फर्स्ट ऑडिटर 2011 में रिटायर हो जाएगा, तो एक प्रोविजन बनाया कंपनीज एक्ट ने और कहा कि कंपनी में पहली बार ऑडिटर अपॉइंट होता है उसको हम लोग फर्स्ट ऑडिटर कहते हैं, और उसके प्रोविजंस इस प्रकार हैं, और वो बता दिए। अब मुझे एक बात बताओ, 2011 में ये जो मिस्टर ए जिसको तुम लोगों ने अपॉइंट किया था फर्स्ट ऑडिटर के रूप में, वो पर्सन 2011 में रिटायर होगा ही ना। तो फिर 2011 के बाद 2012, 2013, 2014 से लेके लाइफ टाइम तक जो हमारी कंपनी का ऑडिटर बनेगा उसको भी तो हमको एक शब्द देना पड़ेगा कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे। आपने मिस्टर ए को क्या बोल दिया, फर्स्ट ऑडिटर। जब मिस्टर ए 2011 में रिटायर हो गया तो 2012 में हम लोगों ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया, तो मिस्टर बी को क्या बोलेंगे, तुमने ए को क्या बोला, फर्स्ट ऑडिटर, तो बी के लिए भी कोई शब्द तो होना चाहिए ना, कि जब भी कंपनी एक्ट मिस्टर बी के लिए कोई प्रोविजन बनाए तो कंपनी एक्ट एक शब्द यूज करेगी। तो कंपनीज एक्ट ने और हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ऑडिटर को क्या बोला, बाद वाला ऑडिटर। बाद वाला मतलब जो हमारी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर था उसके बाद जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, मतलब 2012 का ऑडिटर हो या 2020 का ऑडिटर हो या 2050 का ऑडिटर हो, इन सारे ऑडिटर को जो कि फर्स्ट ऑडिटर के बाद अपॉइंट होते हैं, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इन सबको अपन लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो ये है बाद वाला ऑडिटर। तो इसका मतलब हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर नाम की हेडिंग में जब प्रोविजन पढ़ेंगे तो वो प्रोविजन लगेंगे कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर जब रिटायर हो जाएगा उसके बाद कंपनी की लाइफ टाइम तक जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो इस हेडिंग के अंतर्गत दिए गए प्रोविजन से होगा। तो अब अपनी हेडिंग है सब्सिक्वेंट ऑडिटर के प्रोविजन। हम लोगों ने फर्स्ट ऑडिटर के प्रोविजन पढ़ लिए हैं। इसका मतलब कंपनी की लाइफ में जनरली जो ऑडिटर अपॉइंट होता है फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ के, उन हर ऑडिटर को अपन लोग क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं। और हम लोग कंपनीज एक्ट के सब्सिक्वेंट ऑडिटर के प्रोविजन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी में जनरली जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद लाइफ टाइम जितने भी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उनके लिए यह प्रोविजन लगते हैं। कैजुअल वैकेंसी एक अलग हेडिंग था, उसको मैं बीच में लेके नहीं आ रहा हूं, उसको हम लोग सेपरेटली पढ़ चुके हैं। तो आइए आप समझिए कि एक कंपनी है जो नई कंपनी नहीं है, मतलब पुरानी कंपनी है। इसका मतलब उसमें फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं हो रही है। एक कंपनी है जो कि पुरानी कंपनी है और ऐसी कंपनी में हमको लाइफ टाइम ऑडिटर अपॉइंट करने के क्या प्रोविजन फॉलो करने होंगे।
तो हर बार की तरह हमने इस प्रोविजन को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, आप स्क्रीन पर देखिए 2 पार्ट्स में। लेफ्ट में क्या लिख रखा है, लेफ्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। अब ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी क्या है, ये अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है या याद नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने कैजुअल वैकेंसी पढ़ाया था उसमें मैंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी को डिटेल में समझाया था। वो कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कवर तो नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, उसको हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी कहते हैं। कंपनीज एक्ट ने ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बनाई है, लेकिन अलग अलग प्रोविजंस पढ़ के हम लोगों ने यह इंटरप्रिटेशन निकाला है। तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी में सब्सीक्वेंट ऑडिटर की 3 बातें आपको याद रखनी है। आप समझिए मेरी बात को, हम लोग बात कर रहे हैं भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने के 4 प्रोविजन हैं। पहला प्रोविजन CAG अपॉइंट करेगा। दूसरा प्रोविजन यह ऑडिटर हर साल अपॉइंट करेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होता है, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में प्रोविजन है 5 साल वाला। गवर्नमेंट कंपनी में हर साल ऑडिटर अपॉइंट होता है। कौन करता है, CAG। कब करता है, विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से 180 दिन के अंदर अंदर हर गवर्नमेंट कंपनी में CAG ऑडिटर अपॉइंट करता है हर साल। 2015 में अपॉइंट किया होगा, 2016 में किया होगा, 17 में किया होगा, 18 में किया होगा, हर साल करेगा। और यह ऑडिटर कब तक रहेगा, यह ऑडिटर रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM। कौन सी AGM, रिलेवेंट AGM। आप बात समझना, यहां पे AGM से पहले न तो नेक्स्ट वर्ड है न तो फर्स्ट वर्ड है, कोई शब्द नहीं है। अपन जनरली क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट AGM, फर्स्ट AGM, ऐसा कोई शब्द यहाँ नहीं है। 6th AGM कोई शब्द नहीं है। क्या बोला, इसका टेन्योर रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, अब कौन सी AGM, तो कौन सी AGM में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे रिलेवेंट AGM। अब रिलेवेंट AGM के से मेरा क्या कहने का तात्पर्य है, आप 2 मिनट समझना। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो ये फाइनेंशियल ईयर कमेंस कब होगा, 1 अप्रैल 2019 को कमेंस हो गया। ये हमारा कमेंसमेंट डेट हो गया। ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2020 को। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। ओके, अब अपॉइंटमेंट का प्रोविजन क्या बोलता है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर देना। तो हमारे एग्जाम्पल में जो अपॉइंटमेंट किया गया वो अपॉइंटमेंट कब किया गया, अपॉइंटमेंट हमारे एग्जाम्पल में किया गया मान लीजिए 15 मई 2019 को। 15 मई 2019 को ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया गया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से 180 दिन में करना था तो हमने 45 डेज में ही कर दिया। ओके, अपॉइंटमेंट हो गया। अब मुझे बताइए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2019-20। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च को। 31 मार्च 2020 को एंड होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होगी। जिस एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल ईयर 19-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंबर्स के सामने रखा जाएगा। वो AGM कब होगी, वो AGM होगी 31 मार्च 2020 के बाद, विद इन 6 मंथ। और वो प्रोविजन होते हैं ना एनुअल जनरल मीटिंग चैप्टर के, वो प्रोविजन है। कब होगी, 31 मार्च 2020 के बाद होगी। ओके, तो ऐसे केस में हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये AGM हमारी हुई कब, ये AGM हमारी हुई 15 सितंबर 2020। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ऑडिटर अपॉइंट कब हुआ, ये 15 मई 2019 को। और इस वाले फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जनरल मीटिंग कब हुई, जिसमें इस वाले फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन किए गए हैं
15 सितंबर 2020 को। तो बस यही टेन्योर है। ऑडिटर कब तक रहेगा? इस वाली फिनेंशियल ईयर की जो रिलेवेंट एजीएम है तब तक रहेगा। फिनेंशियल ईयर 2019-20 का ऑडिटर 2019-20 के फिनेंशियल स्टेटमेंट जिस एजीएम में ले डाउन किए जाएंगे ईयर एंड होने के बाद, उस एजीएम में इस साल वाला ऑडिटर चला जाएगा। अब आप एग्जांपल को और डिटेल में समझना चाहते तो समझिए। 2020-21 स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 को। एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मिस्टर ए ऑडिटर था ऊपर वाले केस में। इस वाले केस में हमने क्या किया, मिस्टर बी को ऑडिटर बनाया। कब बनाया? हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल को। तो हमने क्या किया, 15 अप्रैल 2020 को मिस्टर बी को ऑडिटर बना दिया। और क्या बोला कि भाई साहब आप 2020-21 की ऑडिट करो, आपको 2019-20 से कोई मतलब नहीं है, आप 20-21 की ऑडिट करो। अब 2020-21 खत्म होगा, उसके बाद इसकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी। कब होगी? इसकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई मान लीजिए 20 अगस्त 2021 को। तो ये जो ऑडिटर है ना, ये ऑडिटर 15 अप्रैल से लेके 20 अगस्त तक रहेगा, 2020 से लेके 2021 तक। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर इसकी एजीएम तक रहेगा, इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर इसकी एजीएम तक रहेगा। तो कोई नेक्स्ट एजीएम वर्ड इस्तेमाल मत करना, गलती हो जाएगी। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो स्क्रीन पे देख लो, अपॉइंटमेंट होने के बाद नेक्स्ट एजीएम कब आ रही है, तो नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। आपको इस्तेमाल करना है कि भाई दोनों ऑडिटर अलग अलग इंसान हैं, यह ऑडिटर इस वाली एजीएम में जाएगा और ये वाला ऑडिटर इस वाली एजीएम में जाएगा। तो आपको नेक्स्ट, फर्स्ट ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको इस्तेमाल क्या करना है, बस ये लिखना है टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। कौन सी वाली एजीएम? रिलेवेंट एजीएम। जिस वाले फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो उस साल की एजीएम हो रही है वो एजीएम। तो गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर, लाइफ टाइम जनरली ऑडिटर अपॉइंट होने के जो प्रोविजन होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। आपको ये सारे चार्ट्स अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं। ये सारे चार्ट्स अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूं राइट साइड ऑफ द चार्ट में, और वो है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कब और कैसे अपॉइंट होता है। मतलब वो कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी नहीं है, उसमें ऑडिटर अपॉइंट होने के क्या प्रोविजंस हैं। तो उसमें ऑडिटर अपॉइंट होने के प्रोविजंस इस प्रकार हैं। क्या वो प्रोविजन है? फर्स्ट वाला देख लो आप, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। क्या बोला? जो हमारी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होंगे वो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होंगे। और हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग का जो सेक्शन 96 पढ़ते हैं, हम लोग 96 से लेके 100 जो सेक्शन पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते हैं कि यह हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है। ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करना, यह हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। तो हम हमेशा ऑर्डिनरी बिजनेस एनुअल जनरल मीटिंग में ही ले डाउन करते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, कैसे होगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवा के। फटाफट से बता दो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा के। अब बात आती है टेन्योर की। अब बात समझना, बात क्या है नेक्स्ट बात है टेन्योर की, कि एक ऑडिटर जो 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ वो आखिर कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? तो अपने माइंड में आपको क्या रखना है? 5 साल। लेकिन ये 5 साल अपने माइंड में रखना, लिखना मत कहीं। माइंड में रखना 5 साल, लिखने से गड़बड़ हो जाएगी। आप मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुनना, मैं इसकी लैंग्वेज समझाना चाहता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखो बात क्या है ना, बात ये है कि 2015 में एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ एनुअल जनरल मीटिंग में। सरकार जब कानून बना रही थी तो सरकार का इंटेंशन ये था कि एक ऑडिटर जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट होगा वो 5 साल रहना चाहिए। कितने साल रहना चाहिए? 5 साल रहना चाहिए। मतलब जो ऑडिटर 2015 की एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ
वो 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होना चाहिए। 2015 की एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 5 साल रहेगा। ओके, तो नया ऑडिटर कब आएगा? 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग में, क्योंकि आपको तो पता है ना कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो एजीएम में ही आते हैं। तो जो ऑडिटर 2015 की एजीएम में अपॉइंट होगा वो ऑडिटर 2020 की एजीएम तक रहेगा। यह इंटेंशन था सरकार का। अब मुझे बताओ 2015 की एजीएम कब हुई? मान लीजिए 15 अप्रैल 2015 को एजीएम हुई। 15 अप्रैल 2015 को हमारी एजीएम हो गई। और 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग कब हो रही है? मान लीजिए 15 सितंबर 2020 को। ऐसे केस में ये ध्यान से देखो, ये तो 5 साल एंड 5 मंथ्स हो गए। ये तो 5 साल से भी ज्यादा का टेन्योर हो गया। जी हां, सरकार ने 5 साल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सरकार कहती है कि हमने ऐसा कब बोला कि 15 अप्रैल 2015 को जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 15 अप्रैल 2020 को रिटायर हो जाएगा। ऐसा कब बोला? अगर सरकार 5 साल शब्द का इस्तेमाल कर लेती तो ये ऑडिटर 15 अप्रैल 2015 से लेके 15 अप्रैल 2020 तक रहता। तो फिर 15 अप्रैल 2020 से लेके 15 सितंबर तक कौन रहता? क्योंकि नया ऑडिटर तो एजीएम में आएगा ना। तो आप मेरी बात को समझ गए हैं। सरकार अगर 5 ईयर शब्द का इस्तेमाल करती तो तारीख का चक्कर पड़ जाता। तो सरकार है ना डेट टू डेट नहीं चलना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि भाई 2015 की एनुअल जनरल मीटिंग में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग तक रहना चाहिए। तो वो डेट के हिसाब से देखेंगे तो 5 साल से 2-4 महीने ऊपर भी हो सकते हैं और 5 साल से 2-4 महीने नीचे भी हो सकते हैं। तो सरकार ने 5 ईयर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सरकार ने कहा 2015 की एजीएम में जो ऑडिटर आएगा वो 2020 के एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगा। ये सरकार कहना चाहती थी। तो सरकार ने एक लैंग्वेज बनाई ये कहने के लिए। सरकार 5 साल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती है ना, आप समझ गए ना, तारीख का चक्कर पड़ जाएगा। तो सरकार ने एक लैंग्वेज बनाई। सरकार ने बोला कि एक ऑडिटर जो किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, जो भी ऑडिटर किसी भी एक एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा वो ऑडिटर 6th एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो जाएगा। एक ऑडिटर जो किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा वो कौन सी एजीएम में रिटायर हो जाएगा? 6th एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो जाएगा। 5 साल शब्द का इस्तेमाल सरकार ने नहीं किया। अब सरकार ने क्या बोला कि जब आप बोलोगे सर 6th में काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, तो सरकार क्या बोलती है कि जिस एनुअल जनरल मीटिंग में आपका अपॉइंटमेंट हुआ उसको फर्स्ट एजीएम बोलना है। काउंटिंग करते समय अपॉइंटमेंट को 1 नंबर दे देना, ओके, और उसके हिसाब से काउंटिंग करना। मतलब 2015 में अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ एजीएम में तो 2015 की एजीएम को 1 मान लेना, फर्स्ट एजीएम। तो 2016 में सेकंड हो जाएगी, 2017 में थर्ड हो जाएगी, 2018 में फोर्थ, 2019 में फिफ्थ और 2020 में हमारी हो जाएगी 6th एनुअल जनरल मीटिंग। सरकार ने क्या बोला? जिस एनुअल जनरल मीटिंग में आप अपॉइंट कर रहे हो उसको अपने को फर्स्ट नंबर दे देना और फिर काउंटिंग करना। अगर आप काउंटिंग नंबर 1 2016 से स्टार्ट करोगे तो ऑडिटर तो 2021 तक रिटायर होगा, वो हमको नहीं करना है। तो सरकार ने काउंटिंग करने का सिस्टम भी बताया कि हमने आपको बोला 6th एजीएम में उसको रिटायर कर देना और काउंटिंग अभी जिस एजीएम में अपॉइंट कर रहे हो यहीं से शुरू कर देना। काउंटिंग का पॉइंट अगर चेंज हो जाता तो एंड पॉइंट भी चेंज हो जाता। तो सरकार ने 2 लाइन बोली। सरकार ने बोला एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा
और ध्यान रहे जब 1 2 3 4 5 6 आप काउंटिंग करोगे तो जिस एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट किया उसको नंबर 1 मानना है। तो अल्टीमेटली देखो सरकार का इंटेंशन क्या था, 2015 की एजीएम में जो अपॉइंट होगा वो 2020 की एजीएम में रिटायर होना चाहिए, यही सरकार का इंटेंशन था। तो सरकार ने यही किया, क्या किया, 2015 की एजीएम वाले को 2020 की एजीएम में रिटायर करने की एक लैंग्वेज बना दी। ओके, तो लैंग्वेज क्या है, एक ऑडिटर का टेन्योर कब तक होता है, तो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, till the conclusion of 6th AGM and while counting 1 2 3 4 5 6 आपको क्या करना है, जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ उसको फर्स्ट मानना है। अब ऐसा एक पहले प्रोविजन था, अभी अमेंडमेंट हो गया, अभी वो प्रोविजन नहीं है, ऐसा एक पहले प्रोविजन था कि 2016 17 18 और 19 सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन चारों मीटिंग में भी आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवा के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करना पड़ता, एक्सेप्ट करना पड़ता, फिर से स्वीकार करना पड़ता, ऐसा पहले प्रोविजन था। अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मीटिंग में रेटिफिकेशन किया जाता था, अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो वो प्रोविजन अब हट गया है, वो प्रोविजन अब नहीं रहा। ओके, और आपने पहले नहीं पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई प्रोविजन आपके ध्यान में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रोविजन पहले था, वो हट गया, आपको याद नहीं करना। ओके, तो आइए फटाफट से हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सीक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के प्रोविजन। अपॉइंटमेंट एजीएम में होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, टेन्योर उसका होता तो 5 साल है, 2015 से 20, 20 से 25, 25 से 30, लेकिन ये आपको माइंड में रखना है। सरकार ने 5 साल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमको तारीख का प्रॉब्लम हो जाता। तो सरकार ने क्या बोला, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम इन विच ही इज अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, मतलब जिस एजीएम में वो अपॉइंट हुआ उस तारीख से लेके 6th एजीएम तक आपको क्या करना है, उसको रखना है। अब क्या बोला, while counting number of AGM, AGM in which he is appointed shall be considered as first AGM। जिस AGM में उसको अपॉइंट किया उसको फर्स्ट मानना, तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ उसकी काउंटिंग उस AGM से ही स्टार्ट कर देना जिस AGM में आपने अपॉइंट किया है। अगर आप अगले साल वाली को फर्स्ट नंबर दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑडिटर 6 साल तक रह जाएगा। तो ये था सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोविजन। एक जो कंपनी का ऑडिटर होता है, जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर होता है, तो उसका गवर्नमेंट कंपनी में अलग प्रोविजन है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अलग प्रोविजन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। आप हेडिंग यहां से देख लो, मैं आपको साइड में समझा देता हूं। व्हाट्स द हेडिंग, द हेडिंग इज प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक सेक्शन है सेक्शन 177 जिसकी हेडिंग है ऑडिट कमिटी। एक सेक्शन है सेक्शन 177 जिसकी हेडिंग क्या है, जिसकी हेडिंग है ऑडिट कमिटी। ये सेक्शन क्या बोलता है, आप ध्यान से सुनना, 5 मिनट आपको ऑडिट कमिटी समझा देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे। कंपनी में मान लीजिए देयर आर 15 डायरेक्टर्स। एक कंपनी है, उसमें कितने डायरेक्टर्स है, 15 डायरेक्टर है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी में 15 डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो हमारी कंपनी के 15 डायरेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कमिटीज बना देते हैं कि ए बी और सी, तुम 3 डायरेक्टर प्रोडक्शन कमिटी हो, तुम प्रोडक्शन का काम संभालो। डी ई और एफ, ये तीनों डायरेक्टर को मार्केटिंग कमिटी में डाल दो, इन तीनों को बोलो भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाले। जी एच आई, इन तीनों डायरेक्टर को कुछ और कमिटी दे दो। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। हम लोग क्या करते हैं, 15 डायरेक्टर है ना, तो छोटे छोटे ग्रुप बना के काम बांट लेते हैं कि भाई आप तीनों मिलके काम संभाल लेना, आप तीनों मिलके काम संभाल लेना, आप 4 जने मिलके काम संभाल लेना, आप 5 जने मिलके काम संभाल लेना। इस प्रकार से जब डायरेक्टर्स के अंदर ग्रुप बना के कुछ डायरेक्टर को ग्रुप बना के अलग काम सौंपा जाता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कमिटी।
क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं कमिटी। अब आप बात समझ गए होंगे कि जिस प्रकार अलग अलग कमिटीज बनाई जाती है, अगर मैं कंपनीज एक्ट के बाहर की बात करूं तो बहुत सारी कमेटी बनाई जा सकती है। कंप्लाइंस कमेटी बना दी, प्रोडक्शन कमेटी बना दी, मार्केटिंग कमेटी बना दी, उसका कोई रूल तो है नहीं कि ये कमेटी बनानी है। लेकिन कंपनीज एक्ट में कुछ कमिटीज बनाने के प्रोविजंस हैं। सेक्शन 177 में जाके देखना, मैं भी इस चैप्टर के लास्ट में कवर करूंगा कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसकी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड होता है। उन कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट ने एक प्रोविजन बनाया कि आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी है तो आपकी कंपनी में एक ऑडिट कमिटी नाम की कमिटी होनी चाहिए। उस ऑडिट कमिटी नाम की कमिटी में कौन मेंबर होगा? ऑडिट कमिटी नाम की जो कमिटी होगी उसमें मेंबर कौन होगा? कंपनी के डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स कंपनी के इस कमिटी के मेंबर होंगे। अब मुझे बात बताइए, प्रोडक्शन कमिटी का क्या काम होता होगा? नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम संभालना प्रोडक्शन कमिटी का काम है। इसी प्रकार ऑडिट कमिटी का क्या काम होता होगा? तो ऑडिट कमिटी का भी नाम के साथ में काम डिफाइंड है। कंपनीज एक्ट ने बोला कि आपको एक ऑडिट कमिटी बनानी है और ऑडिट कमिटी फॉलोइंग काम करेगी। कंपनीज एक्ट ने ऑडिट कमिटी के फंक्शंस और ड्यूटीज भी दे दी कि ये काम ऑडिट कमिटी करेगी। मेनली ऑडिट कमिटी 3 चीजों से रिलेटेड काम करती है। आप माइंड में 3 हेडिंग रखना। एक तो ऑडिट से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो ये ऑडिट कमिटी ही संभालती है। दूसरा, अकाउंट्स, किससे रिलेटेड मैटर? अकाउंट से रिलेटेड जो मैटर होता है वो भी ऑडिट कमिटी संभालती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मैटर होता है ना, उसमें भी ऑडिट कमिटी का रोल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल करने में। और तीसरा काम है इसका कंप्लायंस। कंपनीज एक्ट के कुछ बड़े बड़े प्रोविजंस है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए ऑडिट कमिटी का योगदान होता है। ऑडिट कमिटी उनको अप्रूव करती है। और आपने देखा होगा, अगर आपने कंपनी में कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर चैप्टर अगर पढ़ा हो, सीए फाइनल और सीएस फाइनल या सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों ने, तो उधर आता है कि हमारी कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ऑडिट कमिटी की अप्रूवल चाहिए होती है। तो 3 काम मेनली कौन करता है? ऑडिट कमिटी। आप समझना, हमारी कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं। 15 में से हमने PQRST 5 डायरेक्टर की एक कमिटी बनाई जिसका नाम रखा ऑडिट कमिटी। और इन 5 डायरेक्टर को क्या बोला? ऑडिट से रिलेटेड सारा काम आप करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करने का काम आपका, और कंपनीज एक्ट के और अदर रूल्स को कंप्लाइंस करने का काम आपका। आपने कमिटी बना के उनको 3 काम दे दिए। ओके, इस प्रकार कमिटी बनाई जाती है। ओके, अब एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो ऑडिट कमिटी है ना, ये सारी कंपनी में नहीं बनती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में ही ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है। तो 2 तरह की कंपनी हो सकती है। छोटी कंपनियां जिसमें ऑडिट कमिटी नहीं हो, नॉट हैविंग ऑडिट कमिटी, और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें ऑडिट कमिटी हो तो हैविंग ऑडिट कमिटी। कंपनीज कितने तरह की हो सकती है? 2 तरह की। एक कंपनी जिसमें ऑडिट कमिटी है, एक कंपनी जिसमें ऑडिट कमिटी नहीं है। अब मुझे बताओ, जिसमें ऑडिट कमिटी है उसमें ऑडिटर को अपॉइंट करने से रिलेटेड छोटे मोटे काम कौन करेगा? ऑडिट कमिटी करेगी। लेकिन जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है उसमें सारे काम, छोटे काम, बड़े काम, ऑडिट के काम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के काम, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के काम, सारे काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। आपने अलग से डायरेक्टर की कमिटी बनाई नहीं ना, तो फिर सारे डायरेक्टर मिलके करेंगे जो भी करेंगे वो। तो अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो कुछ ऐसे काम हैं जो ऑडिट कमिटी करती है, और आपकी कंपनी में अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो सारे काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो मैं पहले बात कर सकता हूं राइट साइड वाले केस की, कि अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी क्या काम करती होगी। तो मैं आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक आंसर देना है ऑडिट कमिटी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर याद कर लो। आंसर क्या है? आंसर ऑडिट कमिटी है।
प्रश्न अनेक उत्तर एक। उत्तर क्या है? ऑडिट कमेटी। क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आप एक एक क्वेश्चन के साथ में आंसर बोलते जाना, मन में क्या बोलना? ऑडिट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 1, हमारी कंपनी को एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड ऑडिटिंग फर्म की जरूरत है ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। तो मार्केट में इतने सारे सीए और इतनी सारी सीए की फर्म है, तो पता लगाना पड़ेगा ना कि हमारी कंपनी के हिसाब से कौन सी फर्म सूटेबल रहेगी या कौन सी फर्म अच्छी रहेगी। तो मार्केट में बहुत सारी ऑडिटिंग फर्म में से एक अच्छी ऑडिट फर्म का सिलेक्शन करना, रिकमेंडेशन करना, मार्केट में जाके सर्च करना कौन ऑडिटर हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये काम कौन करेगा? आंसर आपको पता है, आंसर क्या है? ऑडिट कमेटी। कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। सेकंड काम, ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट सौंपने से पहले एक बार उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन ओवरव्यू कर लेगा? आंसर आपके सामने है, कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिटर को ऑडिट करते समय कोई प्रॉब्लम ना आवे, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को कोई नुकसान ना हो, ऑडिटर सारे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग फॉलो करते हुए सही से काम कर सके, इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट और व्यवस्था कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। मतलब ऑडिट कमेटी ऑब्जर्व करेगी कि ऑडिटर को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, ऑडिटर को किसी डॉक्यूमेंट की कमी तो नहीं है, ऑडिटर को कोई भी इंडिपेंडेंस हर्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये सब कुछ चेक करना किसका काम है? ऑडिट कमेटी का। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सेक्रेटरी को। अगर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क लिखा, तो उस एडवर्स रिमार्क का वापस एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि ऑडिटर ने लिख दिया कि कंपनी में ये गड़बड़ है, तो गड़बड़ क्या है, क्यों है, कैसे हुई, किसकी गलती थी। तो कोई भी एडवर्स रिमार्क या क्वालिफिकेशन पे वापस रिसर्च कौन करता है? ऑडिट कमेटी। इस प्रकार ऑडिट कमेटी बहुत सारे काम करती है। अगर एक कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होती है तो ये सारे काम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किए जाते हैं। ओके, अब अपन आते हैं एक छोटी सी हेडिंग पे, और वो हमारी हेडिंग क्या है? वो हमारी हेडिंग है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब मान लीजिए आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, तो सबसे पहले क्या करेगा? ऑडिट कमेटी मार्केट जाएगी और मार्केट जाके एक बढ़िया ऑडिटिंग फर्म देख के, सर्च करके, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ऑब्जर्व करके लेके आएगी, मतलब उसका नाम लेके आएगी। और ऑडिट कमेटी मार्केट से उसका रिसर्च करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड करेगी कि ए एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नाम की फर्म हमारी कंपनी के लिए उपयुक्त है। फिर स्टेप नंबर 2, हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग होगी। उस बोर्ड मीटिंग में ए एंड कंपनी का प्रस्ताव रखा जाएगा कि भाई ऑडिट कमेटी कह रही है ए एंड कंपनी बढ़िया है, तो अपॉइंट कर लें क्या? तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो हाँ करेंगे या तो ना करेंगे, रिजोल्यूशन पास कराएंगे, या तो पास हो जाएगा या तो नहीं होगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री कर लेंगे कि यार ए बढ़िया है और इसको अपॉइंट कर लो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? डिसअग्री करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अग्री कर लिया कि भाई ए एंड कंपनी बढ़िया है, तो ऑडिट कमेटी भी कह रही थी ए एंड कंपनी बढ़िया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी कह दिया एंड कंपनी बढ़िया है, तो बात आगे बढ़ जाएगी। हमारी कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग एंड कंपनी का प्रस्ताव रखेंगे और वहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा के ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। मतलब 3 स्टेप हुई। पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा के अग्री करेंगे, फिर एजीएम में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा के उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये तो हुआ सीधा केस कि ऑडिट कमेटी ने भी मिस्टर ए पे प्रस्ताव मोहर लगाई, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी मिस्टर ए पे मोहर लगा दी, और फिर हमारी कंपनी की जनरल मीटिंग में भी मिस्टर ए पे मोहर लग गई। लेकिन केस नंबर 2 वो क्या है? डिसअग्री। मान लो ऑडिट कमेटी ने क्या बोला? ए एंड कंपनी को अपॉइंट कर लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग बुलाई, रिजोल्यूशन पास कराने के लिए रखा, रिजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं। तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर से ऑडिट कमेटी को बोलेगी कि यार ए एंड कंपनी जो ऑडिटर है ना, वो तो ठीक नहीं लग रहा है, उसको एक्सपीरियंस कम है, कोई नया लेके आओ। फिर ऑडिट कमेटी मार्केट जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बोलेगी? मिस्टर बी को अपॉइंट कर लो। फिर वापस बोर्ड मीटिंग में अगर बात बन गई, हाँ हो गया, तो मिस्टर बी एनुअल जनरल मीटिंग में चला जाएगा,
मतलब ये प्रस्ताव एजीएम में पास होगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिर मना कर दिया, बोले नहीं बी भी अच्छा नहीं है, फिर ऑडिट कमेटी सी को लेके आएगी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया, फिर ऑडिट कमेटी डी को लेके आएगी। ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऑडिट कमेटी चलाती रहेगी। एक समय आएगा ऑडिट कमेटी बोलेगी कि मिस्टर डी बेस्ट है, इससे अच्छा ऑडिटर मार्केट में हम नहीं ढूंढ सकते, आपको अपॉइंट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कराने के लिए रखा, डी का अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं। अब ऑडिट कमेटी बोल रही है डी बेस्ट है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं नहीं डी बढ़िया नहीं है। अब ऑडिट कमेटी बोले मैं तो मार्केट जाके नया ऑडिटर सर्च नहीं करूं। ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद मार्केट जाएंगे और बढ़िया ऑडिटर सेलेक्ट करके लेके आएंगे। ओके ना। अब मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं मिस्टर ई पे मोहर लगाई जाए, ऑडिट कमेटी बोल रही है मिस्टर डी पे मोहर लगाई जाए। ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात मानी जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा डायरेक्टर्स का ओपिनियन है। आप समझना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो 15 डायरेक्टर है ना, ऑडिट कमेटी में तो 5 ही है। तो जब भी ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में डिसएग्री करेंगे तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात को माना जाएगा। लेकिन है ना, फिर ऑडिट कमेटी की तौहीन हो गई है, तो फिर ऑडिट कमेटी बनाई क्यों थी जब आपको बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही माननी थी? तो ऐसे में सरकार ने एक रूल बनाया कि ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन बिना कारण के तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक रीजनेबल कारण होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि अगर किसी परिस्थिति में ऑडिट कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अस्वीकार कर देता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसका रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना, और उसके रीजन को ईयर एंड पे एक बोर्ड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि हमने ऑडिट कमेटी द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन को इस कारण से स्वीकार नहीं किया। तो ये था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कि एक कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। उसका प्रोसीजर है, ऑडिट कमेटी बढ़िया ऑडिटर लाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में रखेंगे और अपॉइंट हो जाएगा। अब मान लो किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, तो ये सब काम कौन करेगा? सब काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। मतलब एक अच्छा ऑडिटर सेलेक्ट भी कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख लेंगे और उसमें एजीएम में अप्रूव कर देंगे। मतलब जब कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही करना है। तो दिस इज द सिंपल हेडिंग, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो आप एक बार सिंपल सी हेडिंग का पूरा चार्ट फटाफट से रीडिंग लगा दीजिए। मैं फर्स्ट पॉइंट से पढ़ रहा हूँ, ऑडिट कमेटी इफ, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी फॉलोइंग चीजें कंसीडर करेगी। क्या क्या? ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, और अगर उसका कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस चल रहा है या कोई ऑर्डर आ गया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, तो हम उससे रिलेटेड भी केस देखेंगे कि एक सीए के ऊपर आईसीएआई में कोई केस तो नहीं चल रहा है। अब जो स्टूडेंट सीए इंटर के हैं या सीएस पढ़ने वाले हैं, उनको मैं 2 मिनट में बता देता हूं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसको कहते हैं। जो सीए फाइनल वाले बच्चे हैं उनको पता है, कोड ऑफ एथिक्स में वो लोग पढ़ते हैं। तो मैं आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसको कहते हैं, आप मेरी बात को समझना। आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के लिए रूल्स बना रखे कि अगर तुमको सीए बन के काम करना है तो हमारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, अब इन रूल्स में से एक रूल है, वो क्या रूल है कि जब भी मिस्टर ए ऑडिटर पोस्ट से रिटायर होगा और मिस्टर बी नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, तो मिस्टर बी जो न्यू ऑडिटर है वो रिटायरिंग ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा, लेटर लिखेगा और उसको पूछेगा कि मिस्टर ए भाई साहब, आप जिस कंपनी में ऑडिटर थे अब वो कंपनी मेरे को ऑडिटर बना दी है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आपकी फीस बाकी तो नहीं है? तो मिस्टर ए मिस्टर बी को लिख के देगा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ऑडिटर अपॉइंट हो जाओ, मेरी फीस आ चुकी है। ये कंपलसरी है। जो ऑडिटर रिटायर हुआ, जो प्रीवियस ऑडिटर था, उससे आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना होगा। क्या कम्युनिकेशन करना होगा रिटर्न में? रिटर्न में आपको एक कम्युनिकेशन करना होगा कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा रिटायरिंग ऑडिटर आपको लिख के देगा। अब आईसीएआई ने क्या बोल दिया, अगर आपको सीए बन के काम करना है तो ये रूल फॉलो करना कंपलसरी है। अब मान लो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को लेटर लिखा ही नहीं और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया ही नहीं,
तो मिस्टर बी ने गलती करी, उस गलती को हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल गलती। भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए ने रूल बना रखा, आईसीआई ने कहा आपको पिछले सीए से पूछना पड़ेगा, तो आपको पूछना चाहिए था। ऐसी गलती अगर आप करते हो तो ऐसे केस में आईसीएआई की काउंसिल बनी हुई है, आप यूँ समझो आईसीआई की एक अलग से कोर्ट है और उसमें मिस्टर बी के खिलाफ केस चलता है, कार्रवाई होती है और मिस्टर बी को पनिशमेंट मिलती है कि तुमने प्रीवियस ऑडिटर को क्यों नहीं पूछा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ओके, अब मान लो मिस्टर बी पे कोर्ट में आईसीआई की काउंसिल में केस चल रहा है, तो ऐसे केस में मिस्टर बी क्या करता है, कंपनी को अपॉइंट होते टाइम बताता है कि मेरे ऊपर आईसीएआई में 2 केस चल रहे हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। तो ऑडिट कमेटी क्या करती है, ऑडिट कमेटी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के जो केस चल रहे हैं उनको भी कंसीडर करती है, देखती है एक बार और फिर ऑडिटर को अपॉइंट करती है। ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते हैं जिस पर बहुत सारे केस चल रहे हो। सेकंड पॉइंट, ऑडिट कमेटी में कॉल फर्दर इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। ऑडिट कमेटी को लगा एंड कंपनी अच्छी है तो उससे फर्दर इंफॉर्मेशन मंगाएंगे, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका मेंबरशिप नंबर क्या है, आपका एफआरएन क्या है, आप ओके ये सारी चीजें मंगा। ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड एन इंडिविजुअल और फॉर्म टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर क्या होगा, ऑडिट कमेटी क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगी कि ये जो मिस्टर ए है ये ऑडिटर बढ़िया, इसको अपॉइंट कर लो। अब आएगी बात कहाँ, बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, या तो अग्री करेंगे या तो डिसएग्री कर लेंगे। अगर डिसएग्री कर लिया तो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेफर बैक टू ऑडिट कमेटी फॉर फर्दर न्यू रिकमेंडेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को बोलेंगे यार मिस्टर ए तो बढ़िया नहीं है, नया लेके आओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी अग्री फॉर द सेम पर्सन। फिर एक समय आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलेंगे सी को अपॉइंट कर लेते हैं, ऑडिट कमेटी भी बोल देगी सी को अपॉइंट कर लो, दोनों जने सेम ऑडिटर पर अग्री हो जाएंगे, प्रॉब्लम सोल्व। मूव टू एनुअल जनरल मीटिंग, पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मतलब अगर दोनों जने अग्री हो गए तो बात आगे बढ़ जाएगी। 6 पॉइंट, अगर दोनों जने सेम पर्सन पे अग्री नहीं हुए, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी डू नॉट अग्री फॉर द सेम पर्सन और फर्म। अब ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं मिस्टर ई को अपॉइंट करेंगे, ऑडिट कमेटी बोलेगी मिस्टर डी को अपॉइंट करेंगे। ऐसे केस में जब दोनों जने सेम पर्सन पे अग्री नहीं होंगे तो रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी फाइनल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंड किया ना वो फाइनल माना जाएगा। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल रिकॉर्ड द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, इस डिसएग्रीमेंट का रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने ऑडिट कमेटी की बात नहीं मानी, और वो उस रीजन को ईयर एंड पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे कि हमने इस वजह से आपकी बात नहीं मानी। तो ये था सिंपल प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, और हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने प्रॉफिट एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आपके पास आते रहेंगे। मिलेंगे एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।